नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार रोजाना के नए नए कमेंट आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि सर आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी, अगली कक्षाओं में आप क्या क्या करवाएंगे, तो इन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम आपके सामने लेके आए हैं आज ऐसा वीडियो, जिसमें बताया जाएगा कि आगामी कक्षाओं में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और वह किस किस वर्ग कक्षा के लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे ही 1-2 दिवस के अंदर आपके सामने लेके आएंगे भाषा, व्याकरण, लिपि और वर्ण विचार। ये जो पूरी आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको पूरी व्याकरण हिंदी की आपको अवगत करवाई जाएगी। पहला टॉपिक रहेगा भाषा, व्याकरण, लिपि। ये जो टॉपिक है ये मैं बता दूं, पूरा जो लिखा हुआ है पॉइंट के ऊपर, ये रीट के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस है। रीट के विद्यार्थियों को ध्यान रखते हुए इनके अंदर टॉपिक है, ये पटवार में काम आएंगे। इन दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर पूरी संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ तक कि नीट के विद्यार्थियों के लिए तो अलग से शिक्षण विधियां भी करवाई जाएंगी, जो है उनके लिए तोहफा साबित होगा कि अपने YouTube चैनल पर उनको शिक्षण विधियां करने को मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि नीट के पाठ्यक्रम में, हिंदी के पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों की कमी रहती है। शिक्षण विधियां करने के लिए बच्चे काफी उत्सुक होते हैं। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम आपके सामने शिक्षण विधियां भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें संपूर्ण व्याकरण करना होगा। संपूर्ण व्याकरण होने के बाद शिक्षण विधियों की क्लासेस भी लगाई जाएगी। अब मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के, जिनके मन में जिज्ञासाएं थी कि सर अगली कक्षा किस विषय पर आएगी, हमारे काम आएगी या नहीं आएगी। तो जो पहला टॉपिक है हमारा भाषा, व्याकरण और लिपि, ये टॉपिक्स है, ये कक्षा 12 के सिलेबस में लगता है। लेकिन मैं ये बता दूं, कक्षा 12 का ही नहीं, नॉर्मल सी बात है कि अपने हिंदी भाषा के बारे में जानकारी होगी। हिंदी भाषा व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या होता है, लिपि कौन सी है, लिपि क्या होती है, ये सब बातें सभी विद्यार्थियों को ध्यान में होनी चाहिए, चाहे वो 6th का बच्चा ही क्यों न हो। 6ठी क्लास है, 7वीं क्लास है, 8वीं क्लास, भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो ये सिलेबस में तो 12वीं क्लास की है, लेकिन इनके बारे में सामान्य जानकारी सभी को होनी ही चाहिए। उसके बाद है वर्ण विचार, कक्षा 11 में लगते हैं, और वर्णों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो वर्ण विचार सभी विद्यार्थियों को ध्यान में होना ही चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा टॉपिक, नेक्स्ट आएगा शब्द विचार का टॉपिक आएगा। इसमें हम करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये जो 4 विकारी शब्द हैं, इन 4 विकारी शब्द का हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे। संज्ञा सर्वनाम है, कक्षा 9 में लगते हैं। विशेषण और क्रिया कक्षा 10 में लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दूं मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कि यदि आपका संज्ञा और सर्वनाम अच्छी तरीके से नहीं किया हुआ है तो आपके विशेषण समझने में काफी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम सीखना होगा। उसके बाद आगामी कक्षा में आपके विशेषण और क्रिया आपको करवा दी जाएगी। उसके बाद है अवयव, जो कक्षा 11वीं क्लास में 11 क्लास में अवयव टॉपिक लगता है, जिसके 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव। ये सभी प्रकार हम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद है लिंग, वचन, काल और कारक। डायरेक्ट बात करते हैं तो काल और कारक हैं, कक्षा 10 में काम आते हैं, लेकिन 9th क्लास के विद्यार्थियों को भी पढ़ना चाहिए ताकि छुट्टियों का आप भरपूर फायदा उठा सकें, क्योंकि आगामी 10वीं क्लास में आप उनका रिवाइज भी कर सकते हैं। अब मैं पूरे को मिलाकर के
एक टॉपिक की बात करूंगा जिसका नाम है पद परिचय। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पद परिचय जो कक्षा 12 में लगता है। आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों कि पद परिचय में हमें क्या क्या किस किस का अध्ययन करना होता है, उसके बाद ही पद परिचय हमारा हो पाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, लिंग, वचन, काल, कारक और एक वाच्य। इतनी बातों इतने टॉपिक्स हैं, इनका अध्ययन करने के बाद ही हम पद परिचय को कर पाते हैं। तो यानी मैं यहां से बोलूं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो विकारी शब्द है, अवयव जो अविकारी है, लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य, ये सारे के सारे कक्षा 12 में लगते हैं। कहाँ थे सारे सारे? कक्षा 12 में, क्योंकि वहां एक ही नाम दिया गया है पद परिचय। हमें पदों का परिचय बताना होता है और जो पद होते हैं वो अपने आप में शब्द होते हैं और वाक्य में प्रयोग करने के बाद वो पद बन जाते हैं। तो ये जो शब्द थे हमारे सामने विकारी अविकारी शब्द, इनका पूरा परिचय बताना पड़ेगा। इनको पहले सीखने के बाद इनका पूरा परिचय होता है। अक्सर हम कक्षा में इन पर विस्तार पूर्वक बातें करते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन भी इन्हीं टॉपिक पर उसी प्रकार की विस्तार पूर्वक बातों के साथ अध्ययन करवाया जाएगा। उसके बाद है विराम चिन्ह। एक सामान्य सा बिंदु है जो हिंदी भाषा वाले को प्रत्येक को आना ही चाहिए, क्योंकि लेखन कार्य करते समय विराम चिन्ह का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और यदि हमें इसके बारे में बहुत नहीं होगा तो लेखन कार्य में अनेक प्रकार की त्रुटियां भी हमें देखने को मिलती है। तो ये डायरेक्ट रूप से बात करूं तो मैं 11वीं क्लास में है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है, बिंदु है जो लेखन कार्य में हमारी बहुत ही सहायता प्रदान करता है। तो ये टॉपिक सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद है संधि। 9वीं क्लास में डायरेक्ट लगता है, लेकिन शब्दों को सीखने के लिए संधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमें संधि एक हिंदी भाषा वाले को आनी ही चाहिए। समास 10 में लगता है। सभी विद्यार्थियों को समास के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए कि पूरे 9 से लेकर 12 तक के प्रिय विद्यार्थियों आपको सभी को समास भी पढ़ने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय कक्षा 9 में लगते हैं। शब्द शुद्धि कक्षा 9 का टॉपिक है। वाक्य विचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाक्य विचार जो कक्षा 11, 12, 9, 10 सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमने वर्णों का अध्ययन किया, शब्दों का अध्ययन किया। शब्दों के बाद हमारे वाक्य पर जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई मान जाती है, वाक्य विचार एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें अनेक जगह पर हमारी सहायता प्रदान करता है। उसके बाद वाच्य है, डायरेक्ट रूप से कक्षा 10 में लगता है और पद परिचय में इसका अपने बता दिया गया है। वाक्य शुद्धि 10वीं क्लास का टॉपिक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लेखन कार्य करते समय हम अनेक प्रकार की त्रुटियां करते हैं। वाक्य शुद्धि में बहुत ज्यादा त्रुटियां विद्यार्थियों देखने को मिलती है, तो वाक्य शुद्धि सभी विद्यार्थियों ने काम का आएगा। शब्द शुद्धि तो अपने आप महत्वपूर्ण रहता ही है, क्योंकि कक्षा जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ बहुत दिक्कत आती है। मात्राओं की गलतियां, शब्दों की गलतियां तो भरमार देखने को मिलती है। तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि ऐसे दो बिंदु हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद है शिक्षण विधियां, जो पहले बता चुका हूं मैं कि रेट के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण विधियां, संपूर्ण शिक्षण विधियां करवाई जाएगी। यहाँ पर बात है, कुछ के कमेंट आए थे विद्यार्थियों के कि सर पटवार का सिलेबस, पटवार के सिलेबस में एक तो लगता है विशेषण, अवयव लगते हैं जिसमें दिया हुआ है क्रिया और क्रिया विशेषण। उसके बाद पटवार में लगता है संधि लगती है और संधि विच्छेद लगता है। संधि और संधि विच्छेद, उसके बाद उपसर्ग लगते हैं और प्रत्यय लगते हैं। उनके अलावा जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची पारिभाषिक शब्दावली है, अनेकार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये शब्द जो है ये बाकी टॉपिक है, वो भी आपको इनके बाद में आसानी से करवा दिए जाएंगे। और एक पटवार में लगता है सामान्य हिंदी व्याकरण के नाम से भी दे रखा है, सामान्य
हिंदी व्याकरण। अब मैं पटवार की तैयारी करने और इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि सामान्य हिंदी व्याकरण नाम दे दिया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य हिंदी व्याकरण के जितने भी सामान्य से बिंदु है वो पूर्ण रूप से पटवार की परीक्षा में आएंगे। तो यहाँ पर जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ है ये सारे जो बिंदु हैं ये सामान्य हिंदी व्याकरण के ही बिंदु हैं। तो पटवार में एक इनाम देने के बाद में इतने सारे बिंदुओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। हम किसी भी बिंदु के बारे में ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। सामान्य हिंदी व्याकरण नाम देने के बाद में ये जो व्याकरण के टॉपिक्स बिंदु हैं ये सब पटवार में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये पूर्ण जो आपका आगामी कक्षाओं का टाइम टेबल था, समय सारणी थी, आपके सामने बता दी गई है। किसी विद्यार्थी के मन में किसी प्रकार का संकोच हो तो कमेंट कर सकते हैं। और जो करने का सिलसिला है बिंदु अध्ययन करने का इसी प्रकार से रहेगा। नंबर 1 भाषा व्याकरण लिपि वर्ण विचार किए जाएंगे। पूरा होने के बाद में संज्ञा की जाएगी, सर्वनाम किए जाएंगे, विशेषण किया जाएगा। उसके बाद क्रिया आएगी, विकारी आएंगे, लिंग आएगा, वचन, काल, कारक, विराम चिन्ह, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य विचार, वाच्य, वाक्य शुद्धि। उसके बाद में तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए शब्द आ जाएंगे, पर्यायवाची आ जाएंगे, समानार्थक शब्द आ जाएंगे, शब्द युग्म भी हम कर लेंगे। और अंत में आएगा पारिभाषिक शब्दावली, कोई यहाँ पर कर ली जाएगी। उसके बाद वाक्य विचार करेंगे, वाच्य और वाक्य शुद्धि। और सबसे अंत में ये सामान्य हिंदी व्याकरण पूरी होने के बाद में शिक्षण विधियां भी करवाई जाएगी जो नेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और आप यकीन मानिए, मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये बिंदु हैं इतने गहराई में, इतने विस्तार पूर्वक करवाए जाएंगे कि आप शायद यूट्यूब इतिहास में ऐसा पहली बार करेंगे। किसी भी बिंदु के ऊपर आपके मन में किसी प्रकार की संकोच, डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं पूर्ण रूप से प्रत्येक बिंदु को आपके सामने खोल कर बता दूंगा और आप अपने आप में इतना विश्वास कर लेंगे कि वास्तव में यूट्यूब इतिहास में आपको ऐसी व्याकरण, सामान्य हिंदी व्याकरण करने को मिलेगी और ऐसी शिक्षण विद्या करने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये पूरी जानकारी को समझ पाए होंगे और इन पूरी जानकारी के लिए अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उसका गहन अध्ययन करके अपने को कामयाब बना सके। धन्यवाद।